तो समान समुच्चय यानी इक्वल सेट्स। तो दो सेट्स को हम इक्वल कब बोलेंगे? दो समुच्चयों ए तथा बी को, दो समुच्चयों ए तथा बी को समान समुच्चय कहेंगे। दो समुच्चयों ए तथा बी को समान समुच्चय कहेंगे यदि दो समुच्चयों ए तथा बी को समान समुच्चय कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो, अर्थात ए बराबर बी हम कब कहेंगे? यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ, कब कहेंगे? ए बी का सबसेट हो तथा बी ए का सबसेट हो। यानी ए बी का उपसमुच्चय तथा बी ए का उपसमुच्चय। यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव अगर ए में है तो हम ऐसे सेट ए और बी को हम क्या कहेंगे? बराबर यानी इक्वल सेट कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्या? फॉर एग्जाम्पल ए मैं ऐसा ले लूं, बी ले लिया जाए, बी में वो सभी एक्स आएंगे, इसे सेट बिल्डर यानी समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं, जैसा मैं पिछली क्लास में देख चुका हूं। बी में वो सभी एक्स आएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0 हो जाए और x पूर्णांक हो। तो आप देखते हैं कि ये भी 1 2 आ रहा है और ये भी 1 2 आ रहा है। दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ही बराबर नहीं है, दोनों के दोनों सेट में एलिमेंट्स भी बराबर हैं। तब ऐसे में हम सेट को क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। तो दो समुच्चयों को हम समान समुच्चय तब कहते हैं। अगली डेफिनेशन है तुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट्स। यानी तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट। और आप देखिए दो सेट को हम तुल्य यानी इक्विवेलेंट कब बोलते हैं? दो समुच्चयों को तुल्य कब बोलते हैं? अगर दोनों समुच्चयों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो। यानी मेरे कहने का मतलब है दोनों की कार्डिनलिटी बराबर हो, दोनों की गणना बराबर हो, तब ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? तब ऐसे में हम समुच्चयों को क्या कहते हैं? तुल्य समुच्चय कहते हैं। तो देखिए दो समुच्चय ए तथा बी दो समुच्चय ए तथा बी को तुल्य समुच्चय कहेंगे। दो समुच्चयों ए तथा बी को, दो समुच्चय ए तथा बी को तुल्य समुच्चय कहेंगे। दो समुच्चय ए तथा बी को तुल्य समुच्चय कहेंगे यदि दिस वन, ए की गणना और बी की गणना बराबर हो। दैट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड बी बोथ आर सेम। यानी ए और बी दोनों की गणना समान है, यानी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं ए को 1 2 3 ले लूं और बी को अगर ए बी सी ले लूं तो आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर हैं। सेकेंडली, जैसे नेचुरल नंबर की गणना और
पूर्णांकों के समुच्चय z की गणना बराबर रहती है। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है, इसकी गणना और z की गणना बराबर रहती है। स्टूडेंट्स, अगर समुच्चय मेरा फाइनाइट यानी परिमित है, तब तक तो आप देख लेते हो इसमें एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, इसमें दूसरा एलिमेंट है, इसमें तीसरा एलिमेंट है, यानी ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट के संगत बी सेट में एक एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन बी, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए बी का एलिमेंट मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे ए और बी आपस में क्या है, तुल्य है। अगर कोई सेट इनफाइनाइट हो जाए तब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि जैसे आप सोचो कि सर पूर्णांकों का सेट तो ऐसा होता है, पूर्णांकों का सेट तो ऐसा होता है, सर इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि नेचुरल नंबर से ज्यादा एलिमेंट z में है, बट इनफाइनाइट में ऐसा नहीं होता है जैसा फाइनाइट सेट में होता है। कभी ऐसा थोड़ी ना है कि आपने आज ऊपर आसमान में तारे देख रहे हो और आज आप कह रहे हो आज थोड़े तारे कम लग रहे हैं, एक कम निकला है, ऐसा होता है क्या? या समुंदर है, समुंदर की बूंदे अगर मैं कहूं कि इनफाइनाइट है और मैं उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल दूं और आपको आज तो समुंदर में थोड़ा पानी कम लग रहा है, ऐसा होता है क्या? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट दोनों का नेचर अलग होता है। एक बच्चे ने पीछे पूछा इक्वल सेट आर आल्सो इक्विवेलेंट, बिल्कुल, जो समान है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या एक और एक्स्ट्रा कंडीशन थी, यहां तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तुल्य एक सिंगल कंडीशन पे बेस्ड है, इसमें डबल कंडीशन चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर हो और साथ साथ वो एलिमेंट भी सेम हो। यहां तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही बराबर होने से काम चल जाएगा। तो अच्छा, जैसे कि आपको इनफाइनाइट सेट का नेचर दिखाना है, तो एक अगर मैं एग्जांपल दूं कि सपोज कीजिए एक होटल है, उस होटल में इनफाइनाइट कमरे हैं। कितने कमरे हैं? इनफाइनाइट कमरे हैं। इनफाइनाइट कमरे हैं उस होटल में, आप देखते जा रहे हो कमरा नंबर 1 2 3 4, आप चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो और कमरा दिखता ही जा रहा है, वो कमरे कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अब सपोज कीजिए और सारे के सारे कमरे फुल हैं, यानी जो मैनेजर है उसने हाउसफुल का बोर्ड लगा रखा है कि हाउसफुल है, मतलब इनफाइनाइट ही लोग हैं जिनके कारण वो कमरा फुल पड़ा हुआ है। अब अगर एक इंसान उसके बीच में आता है कि क्या मुझे इसमें जगह मिलेगी, तो मैनेजर कहता है ये कमरा फुल है, जबकि उसका बॉस आता है और वो क्या कहता है, ऐसा करिए जिसका कमरा नंबर 1 है, जिसका जो भी कमरा नंबर है उसको उसके नेक्स्ट कमरा नंबर में शिफ्ट कर दीजिए। तो पहले वाला सेकंड में गया, सेकंड वाला थर्ड में गया, इन द सेम वे कोई भी n+1 में चला गया और देखिए आपके पास पहला कमरा खाली हो गया। तो आप देख रहे हो कि इनफाइनाइट में से अगर आपने इनफाइनाइट को भरा हुआ समझ रहे हो तो इनफाइनाइट का नेचर वैसा नहीं है जैसा एक परिमित यानी फाइनाइट सेट का है। आपको एक कमरे, जो इनफाइनाइट कमरे थे वो भरे हुए लग रहे थे, मगर आपने उसमें से एक कमरा खाली करा दिया बिना किसी इंसान को बाहर निकाले। मान लो एक बस है जिसकी लंबाई इनफाइनाइट है, उसमें इनफाइनाइट लोग भर के आ जाते हैं अब, और अब कहा जाए कि सर हमें इस कमरों में जगह चाहिए, और आप फिर वही कहते हो, अगर वही बात कहे मान लो एक बस में 100 लोग आ गए, अब 100 लोगों को इन इनफाइनाइट कमरे में एडजस्ट कर सकते हो क्या? तो वो क्या बोलेगा बॉस, जिसका 1 नंबर कमरा है उसे 101 में शिफ्ट करो, जिसका 2 है उसे 102 में शिफ्ट करो, इस टाइप से हर कमरे नंबर को 100 आगे शिफ्ट कर दो। तो आप देख रहे हो कोई भी इंसान बाहर नहीं निकलेगा कमरों के। आप मुझे उसका पुराना कमरा नंबर बताओ, मैं बता दूंगा उस होटल का नया कमरे नंबर, किस कमरे नंबर में ये पर्टिकुलर आदमी शिफ्ट हुआ है। इन द सेम वे अगर मान लो इनफाइनाइट लंबाई की जो बस है उसमें इनफाइनाइट लोग आ जाते हैं और बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि फुल है, तो बॉस फिर कहता है ऐसा कीजिए जो 1 नंबर कमरा वाला है उसे 2 में शिफ्ट कीजिए, मतलब कमरा नंबर को डबल से मल्टीप्लाई कीजिए और वहां शिफ्ट कीजिए। 2 का 4 में चला गया, 3 वाला 6 में चला गया। तो जितने भी इवन नंबर वाले, देखो 1 नंबर कमरा खाली हो गया, 3 नंबर कमरा खाली हो गया, आप देखा 1 वाला गया 2 में,
2 वाला गया 4 में, 3 वाला गया 6 में, और आपको पता है एक इनफाइनाइट सेट में ऑड नंबर कितने होते हैं, वो भी इनफाइनाइट होते हैं। तो जितने कमरों के आगे ऑड नंबर लिखा था वो सारे के सारे खाली हो गए, तो आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। तो आप देख रहे हो इनफाइनाइट का नेचर वैसा नहीं होता जैसा फाइनाइट का होता है। फाइनाइट सेट में से अगर आप एक भी निकाल देते या एक भी जोड़ देते तो अब ये दोनों सेट तुल्य नहीं हो जाते, जबकि यहां पर ये दोनों सेट अभी भी तुल्य हैं, ये दोनों सेट अभी भी तुल्य हैं। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में फर्क होता है, बट यहां पर हमारा सिर्फ और सिर्फ मेन उद्देश्य क्या है कि तुल्य समुच्चय किसे कहते हैं। तो तुल्य समुच्चय उन्हें कहते हैं जिनकी गणना समान हो। वो अलग बात है कि इनफाइनाइट सेट की गणना चेक करने का तरीका अलग होता है। और वैसे इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, इसमें जितने एलिमेंट होते हैं उसे हम LF नॉट से दर्शाते हैं, इसे कहते हैं LF नॉट। LF नॉट जो बताता है इसकी गणना, इसकी गणना को जो बोला जाता है उसे बोला जाता है LF नॉट, ठीक है ना। और ठीक है, जब आप रियल में थोड़ा सा देखेंगे तब मैं जरूर इसका हल्का सा डिटेल में जाऊंगा। सो n में अवयवों की संख्या जितनी है और z में अवयवों की संख्या जितनी है वो बराबर होगी। दिखने में साफ साफ लग रहा है सर ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, n में जितने अवयव हैं उतने माइनस उतने z में कैसे हैं। इसको वैसे देखना होता है, वो रियल में बात करेंगे, मतलब वास्तविक विश्लेषण में, बट फिर भी मैं बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको चेक करना है क्या दो इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको बस ये दिखाना पड़ता है, मान लो एक घर कमरा है, उसमें जितने लोग हैं और इस कमरे में जितने लोग हैं वो दोनों बराबर हैं कि नहीं। क्या करो, एक एक से कुश्ती लड़ लो। अगर हर इस कमरे वाले हर बंदे से कुश्ती लड़ने वाला उधर एक बंदा मिल रहा है तो आप कहोगे भाई दोनों में बराबर एलिमेंट है। और मान लो किसी एक कमरे वाला एक आदमी खाली बच गया, फ्री रह गया, तो इसका मतलब उसमें ज्यादा एलिमेंट थे। वही सेम कंसेप्ट यहां है। हमें क्या करना पड़ता है, एक इस टाइप का मैप, यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, एक कैकी आच्छादक दर्शाना पड़ता है। मतलब हमें क्या करना है, 1-1 कोरेस्पोंडेंस दिखाना है। हमें यह दिखाना है कि जितने इसमें एलिमेंट है उतने इसमें है। आप इसका कोई भी एक एलिमेंट बोलो उसके लिए इसमें एक एलिमेंट होगा, आप यहां पर कोई भी एलिमेंट बोलो उसके लिए इसमें एलिमेंट होगा। जैसे कि मैंने ऐसा कोई एक फलन ले लिया, अगर n सम हो यानी इवन हो, अगर n विषम हो यानी ऑड हो, विषम का मतलब ऑड। अब कह रहे हैं ये फंक्शन है, मान लो, बताइए जब आपने 1 पुट किया तो आंसर क्या आया, n विषम है, 1 ऑड होता है ना, 1 - 1 0/2। आपने 2 पुट किया, 2 सम होता है 2/2। 3 पुट किया, 3 - 1 2/2। अच्छा यहां माइनस लगा देते हैं, -1। 4 पुट किया 4/2। 5 पुट किया 5 - 1 4/2। और आप ऐसे देखें हर प्राकृतिक संख्या के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर आपको एक पूर्णांक मिलता जा रहा है। इस टाइप से आप यहां नेचुरल नंबर चलाते जाइए, आपको यहां पूर्णांक मिलता जाएगा। आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा नेचुरल नंबर है उसके संगत, आप यहां मुझे कोई भी पूर्णांक दे दो, मैं बता दूंगा उसे संभालने वाला प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, उसको संभालने वाला नेचुरल नंबर कौन सा होगा। आप मुझे नेचुरल नंबर दो, मैं बताऊंगा उसके सामने कौन सा पूर्णांक पड़ा होगा। आप मुझे पूर्णांक दो, ऐसा नहीं होगा कि ये लिस्ट खत्म हो जाएगी ये भी बची रहेगी। अगर इनमें से एक लिस्ट खत्म हो जाए और एक लिस्ट अभी भी चलती जाए तब आप कहोगे हां अब दोनों तुल्य नहीं बचे। मगर यहां पर ये दोनों ही समुच्चय क्या हैं, तुल्य हैं, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। इनफाइनाइट का नेचर जो होता है वो अलग होता है। कल 5 तारे एक्स्ट्रा निकल गए तब भी आप ऐसा नहीं कहोगे कि, तो तब भी उतने ही तारे होंगे जितने कल थे, ठीक है ना। समुद्र में एक बाल्टी घर से डाल लेना, ये नहीं होएगा कि आज समुद्र में पानी ज्यादा हो गया। इनफाइनाइट का नेचर अलग होता है। तो और इनफाइनाइट की ब्यूटी भी है, ये मत समझना कि इनफाइनाइट हमेशा सारे इनफाइनाइट बराबर होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है, हमारे काम का नहीं है। बट वैसे मैं अगर आपको बताऊं, कहीं ये मत समझ लेना कि सारे हमारे लिए तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही है। इनफाइनाइट भी छोटे बड़े होते हैं।
एक छोटा इनफाइनाइट, एक बड़ा इनफाइनाइट। ये जो अनंत होते हैं ना, ये भी छोटे बड़े होते हैं, जैसे करोड़पति अंबानी। कहने को तो आप कह लो अंबानी को भी करोड़पति कह लो, मगर दोनों इनफाइनाइट में फर्क है, ठीक है ना। और ये किसने बताया था? एक गणितज्ञ था, कैंटर। कैंटर एक गणितज्ञ था, उसने बताया था। उसने दो इनफाइनाइट को अलग करके बता दिया। उसने इनफाइनाइट को भी अलग अलग तोड़ दिया। ये छोटा इनफाइनाइट, ये उससे बड़ा इनफाइनाइट, ये उससे बड़ा इनफाइनाइट। और उसने थ्योरम में बताया कि इस इनफाइनाइट और उससे जो बड़ा इनफाइनाइट है उसके बीच में कुछ भी नहीं है। मतलब उस इनफाइनाइट का जो अगला उससे बड़ी जो भी चीज होगी वो सीधा यही इनफाइनाइट होगा। इस इनफाइनाइट से जो बड़ा संख्या होगी या बड़ी क्वांटिटी होगी वो सीधा ये इनफाइनाइट है। ये गणित किसने दिया था? ये कैंटर ने दिया था। एक गणितज्ञ है जिसका नाम है कैंटर। बट मैं वापस अपनी कहानी पे आता हूं, छोड़ता हूं मैं इसको। कैंटर ने दिया था, गणितज्ञ था कैंटर। उचित उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय नाम से ही लग रहा है उचित। उचित उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है? जैसे सबसेट को मैं ऐसे दर्शाता हूं ना, इस सबसेट को दो भागों में अगर मैं बांट दूं, यानी बराबर वाला केस हटा दूं, बराबर वाला केस हटा दूं, तो ये वाला जो केस होता है ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है, यानी उचित उपसमुच्चय कहलाता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि A के सभी अवयव B में है। जब मैं कहता हूं A के सभी अवयव B में है, तो A और B उस समय बराबर भी हो सकते हैं, अदरवाइज B में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो अगर मैं प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय की बात कर रहा हूं, तब मैं कह रहा हूं कि A के सभी एलिमेंट B में हैं, मगर दोनों बराबर नहीं है आपस में, यानी B में कम से कम एक अतिरिक्त अवयव तो जरूर है। जबकि इस केस में हमने इसको नहीं हटाया था। यहां पर A का भी सबसेट होता है। क्यों? A को A का सबसेट कब कहेंगे? कहेंगे A के, क्योंकि A के सभी एलिमेंट A में हैं, इसीलिए A का उपसमुच्चय यानी सबसेट हो गया। तो माना A तथा B दो समुच्चय हैं, तब A को B का उचित उपसमुच्चय, तब A को B का उचित उपसमुच्चय कहेंगे यदि माना A तथा B दो समुच्चय हैं, तब A को B का उचित उपसमुच्चय कहेंगे यदि A का प्रत्येक अवयव B में है तथा B में कम से कम एक अतिरिक्त अवयव है, तथा B में कम से कम एक अतिरिक्त अवयव है, या कह लो तथा B में कम से कम एक अवयव इस प्रकार है जो A में विद्यमान ना हो। B has at least one element which is not in A। तो देखो A को मैं जब B का सबसेट कहता हूं तो इसका मतलब या तो A और B बराबर है, तब भी बात कह सकता हूं, क्योंकि A को B का सबसेट कहने का मतलब A के सभी एलिमेंट B में है। स्टूडेंट, अगर A के सभी एलिमेंट B में है तो आप ये भी तो बात मानते हैं कि A के सभी एलिमेंट A में होते हैं। A के सभी एलिमेंट A में भी तो होते हैं, तो जो सेट बराबर होते हैं वो भी एक दूसरे के सबसेट होते हैं, क्योंकि सबसेट के लिए बस यही तो बात है कि A के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए। तो क्योंकि A के सभी एलिमेंट A में है तो A और A बराबर, तो A का सबसेट एक तो या तो बराबर होगा या A के सभी एलिमेंट B में होंगे। A को B का सबसेट तब कहते हैं जब A के सभी एलिमेंट B में हो। उसके लिए या तो ऐसा होगा A और B बराबर, तब भी ये बात सही है कि A के सभी एलिमेंट B में,
और अगर बराबर नहीं है तब हम क्या कहेंगे, ए के सभी एलिमेंट बी में हैं मगर बी में कम से कम एक अतिरिक्त अवयव है। इसे दिस द्वारा निरूपित किया जाता है, इसे दिस द्वारा निरूपित किया जाता है। तो देखिए फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है स्टूडेंट। और क्लियरली बात सही है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अर्थात ये स्टूडेंट उपसमुच्चय में ऐसे लिखते हैं, इसको देखो, इसका मतलब क्या हुआ, ए के सभी एलिमेंट बी में है। दूसरी भाषा में ए का कोई भी एलिमेंट बी के बाहर नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, मतलब ए का कोई एलिमेंट बी के बाहर नहीं है, ए का कोई एलिमेंट बी के बाहर नहीं है। आप देख रहे हो, ओके। और देखिए अब मैं कह रहा हूं कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई को हमेशा हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव वे से प्रूव करते हैं। फाई ए का उपसमुच्चय क्यों हुआ, क्योंकि फाई में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। भाई फाई में एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि फाई में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो किसी भी सेट ए के बाहर चला जाए। दैट्स व्हाई फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई क्यों प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है स्टूडेंट, किसी भी सेट ए को मैं बी का सबसेट कब बोलूंगा, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। दूसरी भाषा में ए का कोई एलिमेंट बी के बाहर ना हो। भाई जब ए के सारे एलिमेंट बी में है, मतलब यही तो हुआ कि ए का कोई एलिमेंट बी के बाहर ना हो। क्योंकि फाई का कोई एलिमेंट ए के बाहर नहीं है, फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो बाहर कैसे होगा, क्योंकि फाई में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए के बाहर हो। दैट्स व्हाई फाई इज सबसेट ऑफ ए। सेकंड, प्रत्येक समुच्चय अपना उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय अपना उपसमुच्चय होता है। अर्थात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक भाई हर सेट अपना सबसेट है, क्योंकि ए का हर एलिमेंट ए में है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव ए में है, इसीलिए ए का सबसेट हो गया, इसीलिए ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब अगर सबसेट की बात करें तो देखिए ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ए है 1 2 3, एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं, ए है मेरा 1 2 3। अब मैं अगर इसका सबसेट बनाऊं, इसका सबसेट मतलब जो इसमें से लिया जाए। अब हो सकता है इसमें 3 एलिमेंट हैं, या तो इसके सबसेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि फाई तो है ही एक सबसेट, या तो जो भी इसका उपसमुच्चय होगा। स्टूडेंट उपसमुच्चय बोलने का मतलब जैसे ये इसका उपसमुच्चय है। क्यों है ये इसका उपसमुच्चय, क्योंकि इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट के अंदर है। इस सेट का एलिमेंट कौन सा है, केवल 1, जो कि इस सेट के अंदर है, इसीलिए ये सेट इसका सबसेट है। अब आपको ए दे दिया 1 2 3, और अब अगर आपको इसके सबसेट बनाने हो, यानी या तो इसके उपसमुच्चय में कोई अवयव नहीं होगा, या इसके उपसमुच्चय में एक अवयव होगा, या इसके उपसमुच्चय में 2 अवयव होंगे, या इसके उपसमुच्चय में 3 अवयव होंगे। भाई इसी में से तो एलिमेंट लेकर इसका उपसमुच्चय बनाया जाएगा, क्योंकि इसके बाहर का एलिमेंट आ गया तो वो इसका उपसमुच्चय कैसे हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें से 4 एलिमेंट ले लें, भाई इसमें 4 एलिमेंट है ही नहीं तो लोगे कहां से। जैसे इसका सबसेट क्या है, फाई इसका एक सबसेट है,
क्योंकि फाई तो हर सेट का सबसेट होता है। फिर अब मैं एक एक लेना शुरू करूंगा, इसके वो सबसेट जिसमें एक एक एलिमेंट हो। सेट वन, वन लिया करली ब्रैकेट लगाया, एक एलिमेंट लिया करली ब्रैकेट लगाया, एक एलिमेंट लिया करली ब्रैकेट लगाया, दो दो एलिमेंट लिए, तीन तीन एलिमेंट लिए। तो आप देख रहे हो, अगर ए सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है और मुझे बोला जाए इसके कुल उपसमुच्चय निकालें, तो ये रहे इसके सभी उपसमुच्चय। इसके उपसमुच्चय कैसे बनाएंगे? इन तीन में से कोई एलिमेंट नहीं उठाया, इन तीन में से एक एक एलिमेंट उठाकर मैं उपसमुच्चय बनाऊंगा। इस सेट में से दो दो अवयव उठाकर मैं उपसमुच्चय बनाऊंगा, इसमें से तीन तीन अवयव उठाकर मैं उपसमुच्चय बनाऊंगा। ये सारे इसके क्या हो गए? उपसमुच्चय यानी सबसेट हो गए। और यहीं से मेरी एक डेफिनेशन आती है, घात समुच्चय यानी पावर सेट। दिख रहा है? ठीक है। घात समुच्चय यानी पावर सेट, घात समुच्चय यानी पावर सेट। तो क्या होता है घात समुच्चय? किसी सेट ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, किसी सेट ए के सभी उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होता है वो घात समुच्चय कहलाता है, जिसे पीए द्वारा दर्शाया जाता है। तो लिखें, किसी समुच्चय कैपिटल ए, किसी समुच्चय कैपिटल ए के सभी उपसमुच्चयों, किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। इसे पीए अथवा 2 की पावर ए द्वारा दर्शाया जाता है, बट अधिकतर पीए ही दिखेगा आपको। बहुत रेयर केस है कि कहीं 2a दिख जाए, जैसे कि मैट्रिसेस को ऐसे दर्शाया जाता है, जो कि बहुत रेयर दिखेगा आपको। ऐसे रेयरेस्ट केस, ये सिंगल लाइन नहीं है, डबल लाइन है, दोनों तरफ सिंगल सिंगल लाइन करेंगे तब तो सारणिक यानी डिटर्मिनेंट बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे माना a बराबर 1 2 3, तो पीए ये हो गया, ये ए का घात समुच्चय है।